आज तक्षशिला के परिसर में काफी चहल पहल थी, क्योंकि कुछ प्रतिभागियों की परीक्षा होनी थी। वैसे तो तक्षशिला में हर मास सामान्य रूप से प्रवेश परीक्षाएं होती रहती थी, लेकिन आज चहल पहल ज्यादा इसलिए थी क्योंकि आज की परीक्षा सामान्य नहीं रह गई थी। आज उस छात्र की भी परीक्षा होनी थी जिसको आचार्य चाणक्य चुनकर लाए थे। परीक्षा का नियम यह था कि पहले ज्ञान से जुड़ी परीक्षा होगी और फिर उसके बाद साहस और विवेक की। लेकिन इस बार एक तीसरी परीक्षा भी जोड़ी गई थी, जिसका अंदाजा परीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा किसी को नहीं था। चयन समिति के 5 सदस्य आकर अपने आसनों पर बैठ गए, जिसमें आचार्य गजानन भी शामिल थे। पक्षपात ना हो इसलिए इस समिति में आचार्य चाणक्य नहीं थे, क्योंकि परीक्षा देने वालों में से चंद्रगुप्त उनका उम्मीदवार था। चंद्रगुप्त को मिलाकर प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले कुल 8 लड़के थे। शिक्षकगण और तक्षशिला के छात्रों और सेवकों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए। सुकेतु बनी सुकन्या और सूरजमल भी आकर एक तरफ बैठ गए। आचार्य चाणक्य भी अन्य शिक्षकों के साथ वहीं मौजूद थे। आज उन्हें रह रहकर धनानंद के दरबार में हुए अपमान का दृश्य याद आ रहा था, क्योंकि आज चंद्रगुप्त के साथ बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। परीक्षा संचालक ने आगे आकर परीक्षा के शुरू होने की घोषणा की, जिसमें सबसे पहले छात्रों की बुद्धिमत्ता को परखा जाना था। परीक्षा संचालक सभी छात्रों को मैदान के एक तरफ ले गए, जहां अनाज की बोरियों का ढेर रखा हुआ था। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, हर छात्र को अनाज की 10-10 बोरियां दी जाएंगी और आपको आधे प्रहर में ही अपनी 10 बोरियों में मौजूद अनाज को पास के गांव के लोगों में बराबर रूप से बांटना है। लेकिन हां, समय का आप सबको विशेष ध्यान रखना है। जो छात्र निर्धारित समय में अपने अनाज की पूरी मात्रा को गांव के लोगों में बराबर बांट देंगे, वो छात्र उत्तीर्ण माने जाएंगे। बिगुल बजते ही आपका समय शुरू हो जाएगा। कुछ ही समय बाद बिगुल बज उठा और साथ में प्रतिभागियों के लिए समय का कांटा भी चल पड़ा। सब छात्रों ने कुछ पल सोचा और अलग अलग दिशाओं में जो भी गांव पास में मिला उसमें पहुंच गए और अपने अपने प्रयास शुरू कर दिए। चंद्रगुप्त एक गांव में पहुंचा और ध्यान से उस गांव का निरीक्षण कर उस गांव के मुखिया के घर पहुंच गया। उसने मुखिया से मिलकर एक सवाल किया, जिसका उत्तर सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर तक्षशिला के मैदान में बैठे चाणक्य चिंतित हो रहे थे, क्योंकि अभी तक चंद्रगुप्त के अनाज के ढेर की एक बोरी भी कम नहीं हुई थी, जबकि बाकी के प्रतिभागी अपनी अपनी युक्ति से कुछ बोरियां गांव पहुंचाने में लगे थे। सुकेतु बनी सुकन्या और सूरजमल भी एक तरफ बैठे परेशान से दिख रहे थे, जबकि आचार्य गजानन मनी मन खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि चंद्रगुप्त पहले पड़ाव में ही बाहर हो जाएगा। वहीं वीरसेन भी अपने साथी राजकुमारों के साथ बैठा, जैसे चंद्रगुप्त के हारने का इंतजार ही कर रहा था। समय के गुजरने के साथ साथ चाणक्य के माथे पे चिंता की रेखाएं बढ़ती जा रही थी कि तभी चंद्रगुप्त मैदान की तरफ आते दिखा, जिसे देख चाणक्य के माथे की शिकन कुछ कम पड़ी। चंद्रगुप्त के पीछे गांव के मुखिया अपने साथ एक बैलगाड़ी लेकर आ रहे थे। चंद्रगुप्त ने तुरंत ही बैलगाड़ी पर अपनी सारी बोरियां रखवा दी और मुखिया बैलगाड़ी के साथ वहां से निकल गए। लेकिन अनाज का बराबर रूप से बांटने का कार्य अभी भी बाकी था। हर छात्र के क्रियाकलाप पे नजर रखने के लिए गुप्त रूप से कुछ सेवक लगाए गए थे, ताकि छात्र की नियति का सही रूप से मूल्यांकन हो सके। चंद्रगुप्त का अनाज का ढेर अब पूरा खाली हो चुका था और साथ में 3 और छात्रों का भी। लेकिन 4 छात्र अभी भी अनाज को बांटने में लगे थे। चंद्रगुप्त मुखिया के साथ गांव की तरफ नहीं गया, जिसे देख वहां मौजूद शिक्षकगण असमंजस में थे, क्योंकि अनाज का उचित रूप से बंटवारा होना भी परीक्षा की शर्त थी। कुछ ही देर में बिगुल बजा, जिससे यह स्पष्ट था कि परीक्षा का निर्धारित समय खत्म हो चुका है। चाणक्य चंद्रगुप्त के चेहरे पर चिंता की जरा सी भी झलक न देख हैरान थे। परीक्षा संचालक ने आगे आकर पहले पड़ाव को पार करने वाले प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की, जिसमें 3 ही नाम थे। पहला कुमारिल, दूसरा रत्नाकर और तीसरा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का नाम सुन जहां चाणक्य की चिंता एक पल के लिए खत्म हो गई, वहीं आचार्य गजानन और उनके समीप बैठे आचार्य मेघनाथ की त्योरियां चढ़ गई। वीरसेन भी मन ही मन कुड़ के रह गया। विजेता छात्रों से अपने अपने कार्य को समझाने के लिए कहा गया।
जिसमें कुमारिल ने बताया कि उसने कैसे एक बैलगाड़ी पे अपने सारे अनाज को रख घर घर जाकर अनाज बांटा। वहीं रत्नाकर ने बताया कि उसने कुछ लोगों की मदद से उस अनाज को गांव में एक जगह इकट्ठा कर सब गांव वालों को वहां से ले जाने के लिए बोला। जब बारी चंद्रगुप्त की आई तो सब उसके उपाय सुनने को उत्सुक थे। चंद्रगुप्त ने अपने उपाय को समझाते हुए कहा, सबसे पहले मैंने गांव के मुखिया को खोजना शुरू किया, क्योंकि अनाज को बराबर रूप से बांटने में सबसे मददगार अगर कोई हो सकता है तो वो केवल एक ईमानदार मुखिया ही हो सकता है। तभी चंद्रगुप्त की बात काट एक शिक्षक ने प्रश्न किया, लेकिन तुमने ये कैसे परखा कि वो मुखिया ईमानदार है? चंद्रगुप्त बड़ी विनम्रता से बोला, आसान था। सबसे पहले मैंने गांव की उन्नति पे ध्यान दिया, जिसे देख पता चला कि मुखिया ने गांव के विकास में काम किया है। लेकिन फिर भी मैंने और ज्यादा संतुष्टि के लिए मुखिया जी से एक सवाल पूछा कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, और उनका जवाब था, ये पूरा गांव ही मेरा परिवार है। ये जवाब सुन मैं सुनिश्चित हो गया कि ये एक ईमानदार इंसान है, और अगर मैं इनको अपना अनाज दूंगा तो निश्चित तौर पर ये लोगों में समान रूप से बांटेंगे। चंद्रगुप्त के इस उपाय ने सबको हैरान कर दिया कि कैसे एक छोटे से बालक ने इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपनी परीक्षा समय रहते पूरी की। चाणक्य की आंखों में चंद्रगुप्त के लिए गर्व झलक रहा था। सुकेतु बनी सुकन्या और सूरजमल भी चंद्रगुप्त को देख खुश थे, लेकिन आचार्य गजानन मन ही मन सुलग रहे थे, जैसे कि उनके सपनों पे किसी ने आग लगा दी हो। कुछ समय के विश्राम के बाद परीक्षा संचालक ने परीक्षा के अगले पड़ाव की घोषणा की, जिसमें प्रतिभागियों को घुड़सवारी का प्रदर्शन करना था और एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी निर्धारित समय में तय करनी थी। तीनों प्रतिभागी अपने अपने घोड़ों की तरफ बढ़ चले, लेकिन चंद्रगुप्त को घोड़े की तरफ बढ़ते देख आचार्य गजानन के चेहरे पे कुटिल मुस्कान बिखर आई, क्योंकि उन्होंने अपनी चालाकी से चंद्रगुप्त के लिए एक ऐसा घोड़ा चुना था जिसको काबू में करना लगभग असंभव था। चंद्रगुप्त ने घोड़े के पास पहुंच जब उसे हाथ लगाया तो घोड़ा ऐसे पदक उठा जैसे कि उसके किसी दुश्मन ने हाथ लगाया हो। घोड़े का सन की व्यवहार देखकर चंद्रगुप्त हैरान रह गया। यह देख चाणक्य एक बार फिर चिंता में पड़ गए। वो समझ गए कि यह चाल आचार्य गजानन की है, लेकिन चंद्रगुप्त हिम्मत न हारते हुए घोड़े को काबू में करने की कोशिश करने लगा। तभी परीक्षा का बिगुल बजा और समय का कांटा चल पड़ा। बाकी के प्रतिभागी अपने घोड़े पर सवार हो चुके थे और लगाम खींचने को तैयार थे, लेकिन चंद्रगुप्त का घोड़ा अभी तक काबू में ही नहीं आ पाया था। वो बार बार उसकी पीठ पे चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन घोड़ा हर बार उसे गिरा देता। ये देख गजानन के चेहरे पे जीत की चमक दिख रही थी। चंद्रगुप्त कुछ सोचते हुए बड़ी शांति से घोड़े के सामने जा खड़ा हुआ और उसकी आंखों में बड़ी उम्मीद के साथ देखा। चंद्रगुप्त की आंखों में पशुओं के प्रति असीम प्यार की झलक थी। वो धीमे से घोड़े के और करीब पहुंचा और उसके माथे पे बड़े प्यार से हाथ फेर दिया। चंद्रगुप्त के हाथ फेरते ही मानो उस घोड़े का जैसे सारा रोष ही खत्म हो गया। अगले पल चंद्रगुप्त घोड़े पे सवार था। लगाम खींच अब वो भी बाकी प्रतिभागियों के पीछे चल पड़ा। ये देख गजानन ने चिढ़ते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। समय भाग रहा था और चंद्रगुप्त बाकियों से काफी पीछे था। उसने अपने पैर से घोड़े के पेट पे हल्का सा स्पर्श किया और घोड़ा हवा की गति से दौड़ने लगा। कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त रत्नाकर के घोड़े के बराबर में आ पहुंचा। यह देख आचार्य गजानन परेशान हो उठे, क्योंकि उनका दाव उल्टा पड़ने लगा था। चाणक्य, सुकन्या और सूरजमल के चेहरे फिर से खिल गए। अपने घोड़े को भगाते हुए चंद्रगुप्त ने देखा कि रत्नाकर अपने घोड़े की गति को बढ़ाने के लिए बार बार उसके पेट पे पैर से चोट कर रहा था। इस बार जब रत्नाकर ने घोड़े के पेट पे जैसे ही वार किया तो घोड़ा अपना धैर्य खो बैठा और साथ में संतुलन भी। चंद्रगुप्त समझ गया कि अब रत्नाकर की जान पे संकट आ सकता है, क्योंकि घोड़ा उसे कभी भी गिरा सकता था, और अगले पल ऐसा हो गया। रत्नाकर ने गुस्से में आते हुए एक बार फिर से घोड़े को चोट की, जिससे घोड़ा बिदक उठा। रत्नाकर को एक जोर का झटका लगा और वो अपना संतुलन खो बैठा। ये देख वहां मौजूद सभी लोगों की जैसे सांस अटक गई। लेकिन तभी चंद्रगुप्त ने बिजली की फुर्ती से रत्नाकर के करीब आते हुए उसे गिरने से संभाल लिया। रत्नाकर तो बच गया, लेकिन उसका घोड़ा वहां से भाग खड़ा हुआ।
चंद्रगुप्त ने रत्नाकर को बचाने के लिए अपने घोड़े की गति पे विराम लगा दिया था, जिसके साथ ही उसके जीतने की उम्मीद पे भी विराम लग गया था। ये देख चाणक्य के मुख पे निराशा के बादल छा गए, लेकिन गजानन और मेघनाद के चेहरे जीत से खिल उठे। सुकेतु बनी सुकन्या की आंखों में आंसू छलक आए। परीक्षा संचालक ने कुमारिल के विजय होने की घोषणा की, लेकिन तभी कुलपति अपने स्थान से खड़े होकर बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है परमार्थ, मतलब अपना स्वार्थ छोड़ जरूरत पे दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहना। तक्षशिला में शिक्षा का आधार भी यही है, और इस गुण को चंद्रगुप्त ने रत्नाकर की जान बचाकर बखूबी प्रदर्शित किया है। तो इस परीक्षा में केवल कुमारिल ही नहीं, चंद्रगुप्त भी विजयी है। कुलपति का यह फैसला सुन जहां चाणक्य के मुख से चिंता के बादल छट गए, वहीं गजानन का मुख क्रोध से लाल हो गया। उनका हर दाव आज उल्टा ही पड़ता जा रहा था। अब परीक्षा का आखिरी पड़ाव बचा था, जिसे खुद गजानन ने चंद्रगुप्त को बाहर करने के लिए रखा था। और अब यह पड़ाव ही गजानन के लिए आखिरी उम्मीद था, क्योंकि इससे पहले कि उनकी सभी चालों को चंद्रगुप्त ने विफल कर दिया था। आखिरी पड़ाव में अब सिर्फ कुमारिल और चंद्रगुप्त थे। कुछ समय के बाद अंतिम पड़ाव का बिगुल बजा और परीक्षा संचालक ने परीक्षा की घोषणा की, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमारिल को 2 खूंखार सांडों के गले से तांबे के सिक्कों से बुनी माला उतारनी थी। लेकिन शर्त यह थी कि वो माला टूटनी नहीं चाहिए। परीक्षा सुन चाणक्य के मुख पे तनाव बढ़ गया। उन्हें यह तो मालूम था कि आचार्य गजानन ने इस बार एक नई परीक्षा शामिल की है, लेकिन वो परीक्षा इतनी खतरनाक होने वाली है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। अगले पल पशुओं के एक बाड़े के सामने चंद्रगुप्त और कुमारिल खड़े थे। उनकी नजर अंदर गई तो अंदर 2 खूंखार सांड जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। सफेद सांड कुमारिल का था और काले सांड से चंद्रगुप्त को माला उतारनी थी। लेकिन उनका विशालकाय शरीर और नुकीले सींग देखकर दोनों की ही हालत खराब थी। उन दोनों के गले में एक तांबे के सिक्कों की माला लटक रही थी, जिसे दोनों को निकालना था। वहीं उस बाड़े से कुछ दूर बैठे तक्षशिला के आचार्यगण आश्चर्य में थे कि ये दोनों बालक इस कार्य को कैसे कर पाएंगे। लेकिन एक तरफ बैठे गजानन और मेघनाद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। परीक्षा शुरू होने का बिगुल बजा और चंद्रगुप्त और कुमारिल तुरंत ही एक गहरी सांस लेते हुए बाड़े के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करते ही एक सेवक ने बाड़े को बाहर से बंद कर दिया। दोनों के सामने खूंखार सांड अपने नथुने फैलाए उनको ही घूरे जा रहे थे, और जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुए, उनसे पहले ही एक सांड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अपनी तरफ तेजी से आते एक सांड को देख दोनों घबरा गए, लेकिन उसके हमले से बचते हुए दोनों ने एक तरफ छलांग लगा दी। उनकी इस चालाकी ने जैसे सांड को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया, और इस बार दोनों सांड उनकी तरफ दौड़े। लेकिन दोनों प्रतिभागियों को सांड से बचना नहीं, बल्कि उनके गले में लटक रही माला को उतारना था। अब दोनों ने अपने अपने प्रयास शुरू कर दिए। तभी चंद्रगुप्त ने ध्यान दिया कि उसके वाले यानी काले सांड के गले पे जो माला लटकी है, वो इतनी कसी हुई थी कि उसको निकालना लगभग असंभव था, जबकि सफेद सांड के गले में लटक रही माला को आसानी से निकाला जा सकता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों को समझ में आ गया कि ये गजानन का ही काम था। लेकिन चंद्रगुप्त हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अब माला को बगैर तोड़े सांड के गले से निकालने के लिए दिमाग लगाना शुरू कर दिया। वहीं कुमारिल भी अपने पूरे प्रयास में लगा था, और इस बार वो सफेद सांड को अपनी तरफ आता देख हिम्मत दिखा उसके सामने खड़ा रहा। जैसे वो सांड कुमारिल के सामने आया, कुमारिल छलांग लगाकर उसकी पीठ पे जा बैठा और उसके कुबड़ को पकड़ किसी तरह माला निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उस सांड ने कुमारिल को अपने सींगों से फंसा बाड़े के बाहर फेंक दिया। ये देख वहां बैठे लोगों की डर से सांस अटक गई, लेकिन बाड़े के किनारे पड़ी ढेर सारी घास के कारण कुमारिल सुरक्षित था। उसे बहुत अधिक चोट नहीं आई। चंद्रगुप्त कुमारिल की हालत देख समझ चुका था कि ये माला ऐसे तो नहीं निकलने वाली। वो कुछ सोच एक किनारे आ गया, लेकिन सांड उस पर लगातार हमले किए जा रहा था
और अब उन दोनों सांडों का निशाना वही था। चंद्रगुप्त छलांग मार के किसी तरह बच रहा था और साथ ही साथ सांड के गले से माला निकालने का उपाय भी सोच रहा था। उधर कुमारिल से जब पूछा गया कि क्या उसे दूसरे प्रयास के लिए बाड़े में जाना है, तो उसका जवाब ना था, क्योंकि डर से उसकी हालत खराब थी और हिम्मत भी टूट चुकी थी। उसकी ना ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि दो प्रतिद्वंदियों में से अभी एक ने तो हार मानने का निर्णय ले लिया था। मेघनाथ ने गजानन से हैरानी में सवाल करते हुए कहा, आचार्य, इस बालक ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब तो अकेला चंद्रगुप्त ही बचा है, तो क्या वो ऐसे ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा? गजानन उनकी तरफ देख दृढ़ता से बोले, नहीं नहीं, परीक्षा में भाग लेना आवश्यक है, नहीं तो परीक्षा ही रद्द कर दी जाएगी। यही नियम है यहां का। चंद्रगुप्त को अगर प्रवेश लेना है तो सांड के गले से माला निकालनी ही पड़ेगी। यह सुन मेघनाथ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, और वो माला कभी निकल नहीं सकती। आपकी चालाकी की दाद देनी होगी आचार्य गजानन। दोनों मुस्कुराते हुए पहाड़ी की तरफ देखने लगे, जहां चंद्रगुप्त अभी भी डटा हुआ था और हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अब उसके सामने दो दो खूंखार सांड थे। तभी चंद्रगुप्त के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसकी नजर इधर उधर कुछ तलाशने लगी। ठीक उसी समय एक सांड अपने सींग आगे किए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन चंद्रगुप्त फुर्ती से छलांग मार बाड़े के बाहर आ गया और उसे जिसकी तलाश थी वो दिख गया। उसने बड़ी फुर्ती से छलांग मारते हुए बाहर रखी कुछ तलवारों में से एक तलवार अपने हाथ में ले ली और अगली छलांग में वो एक बार फिर मैदान में था। अब उसकी नजरें काले सांड के गले में लटक रही माला को ही देख रही थी। उसने एक क्षण के लिए एक गहरी सांस ली और फिर उस सांड को जोर से ललकारा। जैसे ही वो सांड गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, चंद्रगुप्त उछलकर लकड़ियों के बने उस बाड़े के ऊपर जा पहुंचा और पार कर रहे उस सांड के सींग उन लकड़ियों के गट्ठों के बीच जा फंसे। अगले पल चंद्रगुप्त ने बिजली की तरह अपने हाथ में पकड़ी तलवार से उस सांड के गले पे वार कर दिया। वार इतना घातक और दमदार था कि उस सांड का गला कट के नीचे जमीन पे गिर गया और वो माला चंद्रगुप्त के हाथ में आ गई। ये देख सब हैरान रह गए। आचार्य गजानन के आखिरी वार को भी चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से विफल कर दिया था। चाणक्य के चेहरे पे हल्की मुस्कान उभर आई। आखिर में उनकी इतनी लंबे समय की मेहनत आज सफल हो चुकी थी। सुकेतुपनी सुकन्या और सूरजमल दोनों खुशी से खड़े हो ताली बजाने लगे। चंद्रगुप्त ने आज वो कर दिखाया था जो शायद ही इस उम्र का कोई बालक कर पाए। तुरंत ही चंद्रगुप्त के विजयी होने की घोषणा कर दी गई और तक्षशिला में उसका प्रवेश निर्धारित हो गया। जहां एक तरफ चंद्रगुप्त का तक्षशिला में प्रवेश सुनिश्चित होना चाणक्य के लिए एक बड़ी जीत थी, वहीं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो चाणक्य के हित में नहीं था। मगध के राज दरबार में आज एक घोर मंत्रणा चल रही थी। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रक्षा मंत्री शक्टार अपनी कुछ नई योजनाएं राजा धनानंद के सामने रख रहे थे। दरबार में बाकी मंत्रियों के साथ महामंत्री शंभुनाथ भी मौजूद थे, लेकिन महामंत्री अमात्य का कोई अता पता नहीं था। उनका इस महत्वपूर्ण समय पे गायब होना शंभुनाथ को चिंतित कर रहा था। उनके मन में कई नकारात्मक विचार उमड़ रहे थे, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे विचार विमर्श के दौरान अमात्य दरबार से गायब हों। मंत्री शक्टार राजा को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, मगध पर बाहरी खतरे को देख मेरा एक प्रस्ताव है। अगर आपका आदेश हो तो मगध की सीमा पे हम कुछ गुप्त सैनिक रख सकते हैं, जो सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों पे एक आम नागरिक बनकर अपनी पैनी नजर रख सके। इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था और दृढ़ हो सकती है, क्योंकि महाराज, मगध जैसे जैसे अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है, उसकी तरफ बाहरी खतरे का संकट भी बढ़ता जा रहा है। बाहरी संकट के लिए सीमा विस्तार को दोषी ठहराना उचित नहीं है मंत्री शक्टार। उसे तो आंतरिक आमंत्रण मिला हुआ है। अमात्य की आवाज पूरे दरबार में गूंजी, जिसे सुन वहां मौजूद सभी मंत्रीगण अचंभित हो गए। मंत्री शंभुनाथ भी यह सुन चौंक से गए। मंत्री शक्टार पीछे मुड़े तो सामने अमात्य खड़े थे। उन्होंने अभी अभी दरबार में प्रवेश किया था।
उनके हाथ में एक पत्र था। अमात्य के चेहरे पे जीत की चमक थी, जैसे किसी बड़े युद्ध में विजय प्राप्त कर लौटे हों। शक्तार ने हैरानी में पूछा, मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अमात्य ने आगे आकर राजा धनानंद का अभिवादन किया और फिर शक्तार की तरफ देखते हुए बोले, मैं कहने वाला कौन होता हूं? जो भी कहेगा यह निमंत्रण पत्र कहेगा। और ये बोलते हुए उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ पत्र आगे बढ़ राजा धनानंद को पकड़ा दिया। राजा धनानंद भी हैरान थे कि आखिर अमात्य आज कौन सा सच उजागर करने वाले थे। अमात्य का चेहरा देख शंभुनाथ मन ही मन घबराने लगे। उन्हें समझ में आने लगा था कि अमात्य जरूर कोई नई बाजी सोच के आए हैं, और वो हो ना हो ये बाजी उनके या फिर शक्तार के खिलाफ ही होगी। धनानंद ने वो पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पत्र में सिकंदर के दूत ने मंत्री शक्तार को भोजन के लिए आमंत्रित किया था और नीचे यूनानी मोहर चमक रही थी। सामने कुटिल मुस्कान लिया अमात्य बोले, महाराज, रक्षा मंत्री ही हमारे राज्य की सुरक्षा पे संकट बन मंडरा रहे हैं। ये सुन वहीं पास खड़े शक्तार के होश उड़ गए। उन्हें अंदर ही अंदर समझ आ गया कि अमात्य ने जरूर कोई बड़ी चाल चली है। पीछे बैठे शंभुनाथ भी अचंभित थे और चिंता की रेखाएं उनके माथे पे उभरने लगी थी। अमात्य शक्तार की तरफ देखते हुए बोले, वो तो अच्छा हुआ कि यह पत्र मेरे हाथ लग गया, नहीं तो मगध का सौदा करने के लिए सिकंदर से हाथ मिला ही लिया था मंत्री शक्तार ने। ये क्या कह रहे हैं महामंत्री जी आप? भला मैं और अपने मगध का सौदा? आप मेरी निष्ठा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मंत्री शक्तार ने अपने बचाव में भड़कते हुए कहा। तभी राजा धनानंद ने उनकी बातों को काटते हुए कठोर स्वर में पूछा, महामंत्री जी, आपको यह पत्र कहां से प्राप्त हुआ? अमात्य ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मंत्री शक्तार के कक्ष से। पहले मुझे शक हुआ और फिर जब मैंने उनके कक्ष की तलाशी का आदेश दिया तो मुझे यह विश्वासघाती पत्र प्राप्त हुआ। यह सुन धनानंद का पारा पड़ने लगा। शक्तार ने राजा धनानंद की तरफ देख हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। यह जरूर मुझे फंसाने की कोई साजिश है। शक्तार की बात सुन राजा धनानंद चिल्लाया और उन्हें पत्र दिखाते हुए बोला, साजिश तो तूने रची है इस गद्दी को हथियाने की, और उस साजिश का प्रमाण है यह पत्र। सैनिकों, बंदी बना लो इस देशद्रोही को। इसने अपने देश को बेचने की कोशिश की है। आदेश मिलते ही कुछ सैनिकों ने शक्तार को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया। महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश है। मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। शक्तार चिल्ला रहे थे, लेकिन धनानंद को जैसे अभी कुछ सुनना ही नहीं था। ये सब देख शंभुनाथ की जैसे सांस अटक गई थी। वो समझ चुके थे कि अमात्य शक्तार के खिलाफ बहुत बड़ा दाव खेल गए हैं। लेकर जाओ उस देशद्रोही को और काल कोठरी में डाल दो, धनानंद ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। सैनिक तुरंत ही शक्तार को घसीटते हुए दरबार से बाहर निकल गए। शक्तार अमात्य की गहरी साजिश का शिकार बन चुके थे, जिसका बीज उनके दिमाग में उस वैश्या ने बोया था। अमात्य के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और अब उनके निशाने पर मंत्री शंभुनाथ थे। जहां एक और तक्षशिला में चाणक्य को जीत का सुख मिला था, वहीं मगध में उनकी योजना की नींव का एक पाया टूट चुका था, जिसका परिणाम भविष्य में बहुत घातक होने वाला था। तक्षशिला में प्रवेश मिलने के बाद हर छात्र छात्रावास में रहता था, इसलिए चंद्रगुप्त को भी अब वहीं रहना था। सुकेतु बनी सुकन्या के लिए सेवक आवास गृह था, क्योंकि उसने चाणक्य के सेवक के रूप में अंदर प्रवेश लिया था। चंद्रगुप्त का अन्य छात्रों के साथ छात्रावास में रहना और सुकन्या का सुकेतु बनना दोनों ही किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थे, और यह बात चाणक्य के साथ साथ वो दोनों भी जानते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में बने छात्रावास से दूर बह रही सिंधु नदी का खूबसूरत नजारा दिखता था। चंद्रगुप्त जब छात्रावास पहुंचा तो उसका सामना उन्हीं छात्रों से हुआ
जिनसे पहले दिन ही उसकी लड़ाई हो गई थी, और अब यही द्वेष चंद्रगुप्त के लिए महंगा साबित होने वाला था। छात्रों के उस समूह में ज्यादातर राजकुमार थे, और उनमें भी राजकुमार वीरसेन का वर्चस्व सबसे ज्यादा था। वीरसेन चंद्रगुप्त के साथ हुई पहली मुलाकात से ही चिढ़ने लगा था, और अब उसका एकमात्र लक्ष्य चंद्रगुप्त को किसी भी तरह से तक्षशिला से बाहर करना था। चंद्रगुप्त को देख वीरसेन मुस्कुराते हुए बोला, अरे देखो देखो, शूरवीर चंद्रगुप्त ने हमारे छात्रावास में अपने कदम रखे हैं। आज तो ये छात्रावास धन्य हो गया। ये सुन सब हंसने लगे। चंद्रगुप्त ने शांत रहना ही सही समझा, वो झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी वीरसेन ने अपने स्वर को कठोर करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तेरे कदम यहां तक तो आ गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ये याद रखना, तक्षशिला तुझ जैसों के लिए नहीं बना है। चंद्रगुप्त वीरसेन की बातों को अनसुना करके एक और अपना बिस्तर लगाने लगा। ये देख उनमें से एक राजकुमार चिल्लाते हुए बोला, वो स्थान हम लोग यानी राजकुमारों के सोने के लिए है, तू अपना बिस्तर कहीं और लगा। यह सुन चंद्रगुप्त ने शांति से अपना बिस्तर मोड़ा और उसे ले छात्रावास के कोने में जा पहुंचा। वो किनारा खिड़की के पास था, जहां से ठंडी हवा अंदर की ओर बहती थी। उसको वहां बिस्तर लगाता देख वीरसेन और उसके साथियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। रात का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था और चंद्रगुप्त गहरी नींद में सो रहा था कि तभी वीरसेन अपने साथी छात्र के साथ दबे पांव उसके पास आ पहुंचा। वीरसेन ने बिना आवाज की एक खिड़की खोल दी और उसके साथी ने बड़ी सफाई से चंद्रगुप्त का कंबल खींच लिया। कुछ ही समय में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू किया। चंद्रगुप्त को जोरों की ठंड महसूस होने लगी और उसकी नींद खुल गई। अपने पास से कंबल गायब और खिड़की खुली देख उसे समझ आ गया कि यह उसे परेशान करने के लिए किया गया है। चंद्रगुप्त ने झट से खिड़की तो बंद कर दी, लेकिन ठंड इतनी थी कि कंबल के बिना गुजारा संभव नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस अंधेरे में अपना कंबल खोजे तो खोजे कहां। उसने बगैर कंबल के ही सोने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती कोई ना कोई खिड़की खोल के चला जाता। यह खेल रात भर चलता रहा और जब सवेरे उठने का समय हुआ तो चंद्रगुप्त की आंख लग गई और इस बार वीरसेन ने जानबूझकर उसको एक गर्म कंबल से ढक दिया, जिसकी गर्माहट में चंद्रगुप्त एक गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद जब अचानक चंद्रगुप्त की आंख खुली तो उसे आज तक्षशिला में अपनी पहली कक्षा के लिए देर हो चुकी थी। वो किसी तरह जल्दी से तैयार होकर कक्ष में पहुंचा, जहां आचार्य चाणक्य स्वयं राजनीति विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। चंद्रगुप्त जैसे ही कक्षा में प्रवेश करने को हुआ, चाणक्य ने उसे द्वार पे ही रोक दिया और कठोर स्वर में बोले, मेरी कक्षा में देर से आने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह देख वीरसेन और अन्य छात्रों के चेहरे खुशी से खिल गए। चंद्रगुप्त ने अपने बचाव में बड़ी विनम्रता और घबराहट के साथ कहा, क्षमा करें आचार्य, वो मैं। लेकिन चाणक्य ने उसकी बात काट दी और क्रोधित हो बोले, क्षमा नहीं, दंड मिलेगा तुम्हें। समय का महत्व क्या होता है तुम्हें यह समझाना जरूरी है। चंद्रगुप्त आचार्य को बताना चाहता था कि उसे किस वजह से देर हुई, लेकिन चाणक्य इतने क्रोधित थे कि उसने चुप रहना ही ठीक समझा। चंद्रगुप्त का उतरा हुआ चेहरा देख वीरसेन और अन्य छात्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ सोचते हुए चाणक्य बोले, तुमने जितनी देर मेरी कक्षा में आने में की है, ठीक उतने ही समय के लिए मेरा पाठ खत्म होने के बाद तुम्हें यहां बैठना पड़ेगा, वो भी अकेले। चंद्रगुप्त को शुरुआत में तो यह दंड कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब आचार्य चाणक्य का पाठ खत्म हुआ और सभी छात्र वहां से निकलकर युद्ध कला की कक्षा के लिए जाने लगे, तब उसे आभास हुआ कि आचार्य चाणक्य ने उसे रोक आगे होने वाली कक्षा में भी देर से पहुंचने की सजा दे दी है। वो अब परेशान हो उठा, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा थी। वीरसेन और उसके साथी राजकुमार चंद्रगुप्त की तरफ देख एक कुटिल मुस्कान के साथ एक एक कर वहां से निकल गए। वो जानते थे कि इसके बाद युद्ध कला की कक्षा शुरू होनी है, जिसका पाठ पढ़ाने वाले आचार्य श्वेतांक अपनी कक्षा में देर से आने वालों को कठोर से कठोर दंड देते हैं, ताकि दोबारा उनकी कक्षा में कोई देरी से आने का साहस न कर सके। आचार्य श्वेतांक युद्ध कला सिखाने में पारंगत थे, लेकिन उनके जैसा सख्त स्वभाव का शिक्षक पूरे तक्षशिला में नहीं था।
दंड का समय पूरा होते ही चंद्रगुप्त भागते हुए युद्ध कला की कक्षा में पहुंचा, जहां आचार्य श्वेतांक लगभग अपना पहला पाठ खत्म कर चुके थे। एक छात्र को पहले ही दिन देर से आता देख उनकी त्योरियां चढ़ गई, जिसे देख पीछे बैठे वीरसेन और उसके साथी मंद मंद मुस्कुराने लगे। आचार्य श्वेतांक ने चंद्रगुप्त को कक्षा के द्वार पे रोकते हुए गुस्से में कहा, वहीं रुक जाओ। मेरी कक्षा में देर से आने का साहस भी कैसे किया तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त ने डरते हुए तभी आवाज में कहा, क्षमा करें आचार्य, मेरा नाम चंद्रगुप्त है और आज यहां मेरा पहला दिन है। आचार्य श्वेतांक भड़कते हुए बोले, आज पहला दिन है और पहले ही दिन देरी? समय का कोई मोल है या नहीं? तुमने जो किया है उसका दंड तुमको अवश्य मिलेगा। तुम आज पूरे दिन शस्त्रागार में गर्म लोहा पीटने का काम करोगे। तुम जैसे दुष्ट छात्रों को समय की कीमत सिखाने का यही उचित तरीका है। यह सुन चंद्रगुप्त मायूस हो गया। तक्षशिला में उसका पहला दिन ही इतना बुरा हो जाएगा, उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वो वहीं चिंतित सा खड़ा रहा। उसकी हालत देख वीरसेन और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे। चंद्रगुप्त को ऐसे खड़ा देख आचार्य भड़कते हुए बोले, यहां खड़े रहने से दंड कम नहीं हो जाएगा। तुम अभी मेरे शिक्षण से परिचित नहीं हो, लेकिन शीघ्र ही हो जाओगे। दुखी मन से चंद्रगुप्त शस्त्रागार जा पहुंचा, जहां गर्म लोहे को पीट कर शस्त्र बनाए जा रहे थे। ये शस्त्र किसी व्यापार के लिए नहीं, बल्कि तक्षशिला में छात्रों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किए जाते थे। दंड के रूप में अब चंद्रगुप्त ने आग में जल रहे लोहे को पीटने का काम शुरू कर दिया। लोहे पे लगी हर चोट जैसे उसके अंदर एक चोट पैदा कर रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि वो सुबह क्यों सो गया, क्यों उसकी समय पे आंख नहीं खुली। वो जानता था कि यह सब किसका किया धरा है, लेकिन वो अभी यहां के पुराने छात्रों से लड़ नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी एक गलती का हर्जाना उसको यहां से निष्कासित किया जाना बने। इन्हीं सवालों में उलझ वो लगातार काम करता रहा। दिन के तीसरे प्रहर में जब सभी छात्रों की कक्षाएं समाप्त हो गईं, तब वीरसेन और उसके कुछ साथी चंद्रगुप्त का मजाक उड़ाने शस्त्रागार आ पहुंचे। चंद्रगुप्त को लोहा पीटते देख वीरसेन बोला, अरे जरा देखो तो शूरवीर चंद्रगुप्त को, शिक्षा लेने आया था और क्या करना पड़ रहा है। वैसे सही भी है, कम से कम इसे अपनी सही जगह तो पता चली। वीरसेन की बात सुन सब एक साथ हंस दिए। चंद्रगुप्त उस अपमान के घूंट को पीकर रह गया। वो क्रोध से उबल रहा था और इसका प्रमाण था उसके द्वारा लोहे पर किया जा रहा हर एक प्रहार। तभी एक राजकुमार ने तंज कसते हुए कहा, लगता है हमने शूरवीर चंद्रगुप्त की भावनाएं एक बार फिर आहत कर दी। पिछली बार इनका गुस्सा घास को सहन करना पड़ा था और आज बेचारा लोहा, इंसानों से लड़ना तो आता ही नहीं है इन्हें। यह सुन चंद्रगुप्त ने लोहा पीटना रोक दिया और सबकी तरफ देखते हुए बड़े शांत लहजे में बोला, देखो, मेरा प्रवेश यहां पे योग्यता के आधार पे हुआ है, तो मेरी तुम सबसे विनती है कि मुझे यहां शिक्षा ग्रहण करने दो। यह सुन वीरसेन त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, कौन कहता है कि तू यहाँ के योग्य है? वो तो आचार्य चाणक्य लाना चाहते थे तुझे, इसलिए तू यहाँ तक पहुंच पाया है। नहीं तो तुझे कोई अपने घर में प्रवेश ना दे, तक्षशिला तो बहुत दूर की बात है। यह सुन वीरसेन के साथ मौजूद सब साथी हंसने लगे। चंद्रगुप्त का गुस्से से पारा बढ़ने लगा। इससे पहले की बात आगे बढ़ती तभी वहां शस्त्रागार के प्रमुख आ पहुंचे और उन सबको तुरंत वहां से जाने को कह दिया। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को काम करने का सख्त आदेश दिया और चले गए। चंद्रगुप्त निराश होकर फिर से वहां लोहा पीटने में लग गया। जहां चंद्रगुप्त पुराने छात्रों के उत्पीड़न से परेशान था, वहीं उसके प्रवेश के बाद अब आचार्य चाणक्य को मगध में अपने कार्य को आगे बढ़ाने की चिंता सताने लगी थी। उनकी चिंता का हल मगध पहुंच के ही संभव था। इसलिए मगध निकलने की अनुमति लेने के लिए वो कुलपति से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर बोले, कुलपति महोदय, मुझे एक आवश्यक विषय पे आपसे कुछ बात करनी है। कुलपति चाणक्य के ज्ञान और व्यवहार से हमेशा प्रभावित रहते थे और उनके हितैषी भी थे। उन्होंने चाणक्य को बैठने का इशारा करते हुए कहा, हाँ आचार्य, कहिए, क्या बात करनी है आपको?
कहीं ये चंद्रगुप्त के विषय में तो नहीं है? नहीं कुलपति महोदय, ये मेरे अवकाश के विषय में है। मुझे कुछ दिनों के लिए मगध की यात्रा पे निकलना है। यह सुन कुलपति हैरानी भरे स्वर में बोले, मगध? आचार्य, क्या आप भूल रहे हैं कि वहां जाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आपकी जान पे संकट आ सकता है वहां। आपने धनानंद जैसे खूंखार भेड़िए से शत्रुता मोल ली है और अब आप उसी की गुफा में जाना चाहते हैं। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं कुलपति महोदय, लेकिन मेरी चिंता भी खुद की सुरक्षा से ज्यादा बड़ी है। मेरी चिंता भारतवर्ष को लेकर है। जिस हिसाब से राजा धनानंद मगध को चला रहा है, वो दिन दूर नहीं जब सिकंदर उसकी गद्दी को छीन मगध पे अपना कब्जा जमा लेगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता। इसीलिए मुझे कुछ ऐसी योजनाओं पे काम करना है जिससे मैं अपने देश को, अपने लोगों को बाहरी ताकतों से सुरक्षित कर सकूं। चाणक्य ने अपनी बात रखते हुए बड़ी दृढ़ता से कहा। उनके स्वर में आत्मविश्वास की झलक थी, जिसे सुन कुलपति बोले, मुझे मालूम है कि आप जिस भी योजना को सोचकर जा रहे होंगे वो अवश्य ही उचित होगी और देश हित में होगी। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि राज दरबार में जो हुआ उसके बाद से मगध आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुलपति की बात सुनकर चाणक्य ने दृढ़ता से कहा, आग को बुझाने के लिए कई बार आग में कूदना ही पड़ता है कुलपति जी। अपनी शिखा को खोल मैंने एक प्रण लिया है, जिसको पूरा करने के लिए मैं आग तो क्या, दहकते लावे में भी कूदने को तैयार हूं। चाणक्य का विश्वास देख कुलपति मुस्कुराए और उन्हें इजाजत दे दी। चाणक्य ने कुलपति का धन्यवाद किया और वहां से चल दिए। लेकिन चाणक्य को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी ये बातें दरवाजे पे कान लगाए आचार्य गजानन सुन रहे थे, और उन्हें पता चल चुका था कि चाणक्य मगध की तरफ निकल रहे हैं। ये जान गजानन के मुख पे कुटिल मुस्कान बिखर आई थी। चाणक्य को कक्ष से बाहर जाता देख वो मन ही मन बोले, आचार्य चाणक्य, आप मगध जा तो रहे हैं, लेकिन इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप वापस तक्षशिला कभी ना लौट पाएं। मुझे बस आपके मगध प्रवेश की सूचना वहां के सेनापति तक पहुंचानी है, और आपका कटा हुआ सर पाटलिपुत्र के चौराहे पर होगा। गजानन के मुख पे एक विजयी मुस्कान थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो उसने। कुलपति से मिलने के बाद चाणक्य सीधा शस्त्रागार आ पहुंचे, जहां चंद्रगुप्त अभी भी लोहा पीटने में लगा हुआ था। वो थक के चूर हो चुका था और उसका शरीर शीतल पड़ने लगा था। इतनी कठोर सजा की अपेक्षा उसने नहीं की थी। चाणक्य को देख चंद्रगुप्त के मुख पर एक आशा की किरण जगी। उसने उनको प्रणाम कर एक ही सांस में रात की पूरी घटना कह डाली। चंद्रगुप्त की बात सुन चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, समय बहुत मूल्यवान वस्तु है जिसे तुम किसी के लिए नहीं छोड़ सकते। रही बात उन छात्रों की, तो मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, चालाक बनाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान कभी ना कर सके। आज किसी की वजह से तुम्हारे समय का, तुम्हारी शिक्षा का नुकसान हुआ है। कल यह नुकसान तुम्हारे आत्मविश्वास का, तुम्हारे साहस का भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने बलबूते पे हर स्थिति का सामना करना सीखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी शिक्षा में कोई अवरोध ना बन सके। चाणक्य की बातें चंद्रगुप्त को भीतर तक भेद, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर रही थी।
वो समझ रहा था कि उसे परिस्थितियों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना सीखना पड़ेगा। चंद्रगुप्त ने अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैं समझ गया आचार्य, मुझे माफ करें। आज के बाद मैं अपने सीखने की प्रक्रिया में किसी को बाधा नहीं बनने दूंगा। यह सुन चाणक्य मुस्कुराए और फिर एक गंभीर मुद्रा में बोले, अच्छी बात है। मैं कुछ विशेष कार्यों के चलते मगध जा रहा हूं। मुझे आशा है कि तुम अपनी शिक्षा मेहनत और लगन से ग्रहण करते हुए सुकेतु का भी ध्यान रखोगे। बस ये याद रहे कि यहां के छात्रों की तुलना में तुम्हारे पास सीखने के लिए ठीक आधा समय है। तुम्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि एक बड़ा खतरा हमारे भारतवर्ष पर अपने कदम पसार रहा है और हमें उसे रोकना है। चंद्रगुप्त चाणक्य के शब्दों को सुन उत्साहित हो चुका था। सुबह से छाई निराशा अब जैसे मिटने लगी थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को समझाकर वहां से चले गए। अगले दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी मगध की यात्रा पर चल दिए। वहां से निकलने से पहले उन्होंने सूरजमल को चंद्रगुप्त की सुरक्षा का जिम्मा एक बार फिर याद दिलाया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि उनकी अनुपस्थिति में आचार्य गजानन या फिर उनके शिष्य चंद्रगुप्त के लिए कोई बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी करेंगे। जहां चाणक्य एक लंबा सफर तय कर मगध के समीप पहुंचने वाले थे, वहीं गजानन के द्वारा भेजा गया उनका एक सेवक राजहंस चाणक्य से पहले मगध की सीमा पर पहुंच उनको फंसाने का काम शुरू कर चुका था। उसका काम था सीमा सुरक्षा के सेनापति को चाणक्य के आने की सूचना देना। राज्य के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच उसे बस सैनिक दिखाई दिए। उसे पता था कि सैनिकों को बताकर बात नहीं बनेगी, इसलिए वो सेनापति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसकी मनोकामना पूरी हो गई। सीमा सुरक्षा के सेनापति भुजंग अपने घोड़े पर बैठ दौरा करते हुए द्वार के पास आ गए। उन्हें देखते ही राजहंस उनकी ओर दौड़ उन्हें आवाज देने लगा, सेनापति जी, सेनापति जी। पर सेनापति भुजंग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे बगैर आज्ञा के मुख्य द्वार से अंदर की तरफ भागता देख सैनिकों ने भालों से घेर लिया, लेकिन राजहंस के पास बस यही मौका था। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेनापति को संबोधित कर 2 बार आवाज लगाई, एक राजद्रोही की खबर लेकर आया हूं सेनापति जी, उसे पकड़ लेंगे तो राजा से इनाम मिलेगा। तभी एक सैनिक अपना भाला उसकी छाती के पार करने वाला था कि इनाम वाली बात सुन सेनापति की आवाज गूंजी, ठहरो। सैनिक ने भाला नीचे कर लिया, इसे मेरे पास आने दो। सेनापति के आदेश पर सैनिकों ने राजहंस को सेनापति के पास जाने दिया। सेनापति से मिल राजहंस ने अपना परिचय दिया और बोला, मेरा नाम राजहंस है, मैं तक्षशिला से हूं। चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण जिसने राजा धनानंद को उनके दरबार में ललकारा था, आज किसी भी समय मगध में प्रवेश करने वाला है। अगर आपने उसे पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिया तो इनाम तय है। सेनापति को एक दरिद्र ब्राह्मण का राजा को चुनौती देने वाली बात का पता तो था, लेकिन उसने कुछ सोचते हुए सवालिया नजरों से राजहंस की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो मुझे तो इनाम मिलेगा, लेकिन तुम्हारा क्या फायदा होगा? प्रश्न सुन राजहंस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई, मानो वो इसी प्रश्न की अपेक्षा कर रहा था। उसने सेनापति के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, बस यूं समझ लीजिए कि आपका शत्रु मेरे गुरु का भी शत्रु है, इसलिए मैं आपका मित्र बन आपकी मदद करना चाहता हूं। चाणक्य मारा गया तो आपको आपका इनाम मिल जाएगा और मेरे गुरु को जीवन भर के लिए उससे छुटकारा। राजहंस के इस उत्तर ने सेनापति का भरोसा जीत लिया। अब उसकी आंखों में इनाम की लालसा साफ नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए राजहंस से कहा, तो ठीक है, तुम उस ब्राह्मण की पहचान करवाकर उसे पकड़वाने में हमारी मदद करो। एक बार पकड़ा गया तो उसका सर और मेरी तलवार होगी, पर अगर यह खबर गलत निकले तो तलवार तो मेरी ही होगी, लेकिन सर तुम्हारा होगा। यह सुन राजहंस कांप गया, लेकिन अब अपने कहे से वो पीछे नहीं हट सकता था। उसे हामी भरनी पड़ी। सेनापति ने आदेश देकर मगध के मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़
बाकी सारे प्रवेश द्वार बंद करवा दिए ताकि चाणक्य को मजबूरन उसी द्वार से आना पड़े और राजहंस उनकी पहचान कर ले। चाणक्य जब मगध की सीमा के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो द्वार पर लगी भीड़ देख चकित रह गए। चाणक्य ने भेष बदला हुआ था। उन्होंने वहां मौजूद एक राहगीर से इतनी भीड़ जमा होने का कारण पूछा तो उसने उत्तर देते हुए कहा, अरे सीमा प्रवेश के सारे द्वार तो बंद हैं, बस यही एक मुख्य द्वार है जहां से प्रवेश मिल रहा है। आप भाग्यवान हैं जो सीधा इस द्वार पर आए। मैं तो कुछ समय पहले दूसरे द्वार से प्रवेश कर रहा था कि अचानक द्वार बंद कर दिए गए। कारण पूछने पर कुछ बताया भी नहीं। वहां से फिर यात्रा कर यहां पहुंचा हूं। अब जब भाग्य में दौड़ना ही लिखा है तो वही सही। ऐसा कहते हुए वो राहगीर आगे बढ़ गया। चाणक्य को यह सब थोड़ा अटपटा सा लगा और वो द्वार से उचित दूरी बनाए रखते हुए ध्यान से सुरक्षा व्यवस्था को देखने लगे। मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति के सामान से ज्यादा उसकी पहचान करने पर जोर दिया जा रहा था। बैलगाड़ियों में रखे माल पर भालों से मार मार के उनकी जांच हो रही थी। चाणक्य को यह तो समझ आ गया वो सैनिक सामान से ज्यादा किसी आदमी की तलाश में है। और तभी उनकी नजर द्वार से थोड़ी दूर सैनिकों के साथ खड़े एक साधारण आदमी पर पड़ी जो प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति को बड़ी बारीकी से देख रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजहंस था, लेकिन चाणक्य उससे कभी मिले नहीं थे, इसलिए वो उनके लिए बस एक अनजान आदमी ही था। चाणक्य को इतना समझ आ गया कि हो ना हो तक्षशिला में उनके मगध जाने की भनक किसी ना किसी को लग गई थी और उसने अपना आदमी भेज चाणक्य को पकड़वाने की साजिश खूब अच्छे से रची थी। चाणक्य ने मन ही मन सोचते हुए कहा, कुलपति तो ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? आचार्य मेघनाथ, आचार्य गजानन। सबको पता है कि मगध में पकड़े जाने पर मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, तो फिर कौन है जो मेरे प्रति इतनी घृणा पाल के बैठा है कि मुझे मारकर ही दम लेगा? इन सब सवालों ने मानो चाणक्य को घेर लिया था। वो चिंतित हो उठे। उनके मन में उठ रहे सवालों का तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन सामने खड़ी चुनौती स्पष्ट थी। चुनौती मगध में प्रवेश करने की। तक्षशिला वापस लौटना एक आसान उपाय था, लेकिन चाणक्य कब तक उस चुनौती से बच सकते थे? अगर उन्हें अपनी शिखा के मान के लिए लिया गया वचन पूरा करना था तो उसका एक अहम हिस्सा मगध था। राजा धनानंद के पूर्ण सर्वनाश के लिए उनके कमजोर पहलुओं को अपने पक्ष में करना आवश्यक था और यह कार्य बगैर मगध में प्रवेश किए नहीं हो सकता था। अब सवाल यह था कि मगध में प्रवेश कैसे किया जाए, क्योंकि पकड़े जाने के अंजाम को चाणक्य बखूबी जानते थे और वो था सर काटकर उनकी मृत्यु।